दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर इसरो का है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा का है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का ये पेपर है दोस्तों, और 29 अप्रैल 2018 का ये पेपर है। दोस्तों इसरो से संबंधित 7 से 8 पेपर पहले से भी हमारे अपलोडेड है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी पेपर को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस पेपर में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित टोटल 51 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे और आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे। काफ़ी नए क्वेश्चन भी आपको सीखने को मिलेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि सभी क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर दें। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा है कि 2 लैंप 230 वोल्ट सप्लाई के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, जिनकी रेटिंग है 100 वाट 230 वोल्ट, 25 वाट 230 वोल्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही है? यानी सवाल ये पूछा कि 25 का अधिक ब्राइट करेगा, 100 वाट का अधिक ब्राइटनेस देगा, दोनों बराबर ब्राइटनेस देंगे, या फिर 25 वाट वाला फ्यूज हो जाएगा। देखिए दोस्तों 230 वोल्ट एक लैंप सहन कर सकता था, जबकि हमने तो दोनों को ही 230 दिए। इसका मतलब कोई भी लैंप फ्यूज नहीं होगा, ये तो ध्यान रखें। दूसरी बात, दोनों बराबर कभी नहीं प्रकाशित होंगे, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, दोनों कभी पूर्ण प्रकाशित नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखें। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोनों को पूरी वोल्टेज मिल ही नहीं सकती, सीरीज में तो वोल्टेज अलग अलग होती है ना। अब देखिए यहाँ पर कम चमकीला अधिक चमकीला की बात क्या हो रही है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। ये कंपेरेटिवली पूछ रहा है कि मोर एफिशिएंट कौन होगा। तो देखो जो कम वाट वाला होता है इसका प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है। श्रेणी क्रम में जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है ना, वोल्टेज उसी को अधिक मिलता है। इन लैंपों में जिनको अधिक वोल्टेज मिलेगी वही ज़्यादा प्रकाश देगा, इसलिए ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 25 वाट वाला जो लैंप है उसकी चमक अधिक होगी। देखिए टोटल ल्यूमिनस की बात नहीं हो रही है, ब्राइटनेस की बात हो रही है। हालांकि होने को तो ल्यूमिनस तो हो सकता है 100 वाट वाले का ज़्यादा हो, लेकिन चमकीला कौन होगा वो बात हो रही है। अगला हमारा सवाल, DOL स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, 7.5 HP का 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाना है, जिसका करंट 11.2 एम्पियर है। बताइए इसके लिए बैकअप फ्यूज जो लगेगा वो कितने एम्पियर का होगा। साथियों 3 फेज इंडक्शन मोटर 1 HP की अगर हो तो पूर्ण भार पर वो 1.5 एम्पियर करंट लेती है। फ्यूज जो होता है वो निर्धारित मान का 1.5 गुना होता है, यानी लगभग HP का 2.25 गुना के आसपास फ्यूज लगता है साधारणतया। लेकिन साथियों याद रखना, DOL स्टार्टर और बैकअप फ्यूज का जब भी बात आता है ना, तो ध्यान रखना बैकअप फ्यूज थोड़ा सा अधिक लगता है, क्योंकि ऐसे सर्किट में ओवरलोड रिले होती है जो इनको प्रोटेक्शन देती है। ये केवल शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए लगते हैं, इसलिए जो स्टार्टिंग सर्ज होता है उस समय भी फ्यूज नहीं उड़ना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। इसलिए 32 एम्पियर का फ्यूज लगेगा। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल है कि उपलब्ध सिंगल फेज सप्लाई सोर्स से 3 फेज की 5 HP मोटर चलाने के लिए कौन सा उपकरण जोड़ा जाना चाहिए? दोस्तों डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, संभव नहीं है। ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना वो भाई, स्टार डेल्टा और DOL तो तब काम करेंगे ना जब 3 फेज का सोर्स होता। हमारे पास सप्लाई सोर्स तो सिंगल फेज का है, जबकि इन्वर्टर और UPS का काम क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS का पूरा नाम है। तो ये तो सिंगल फेज सप्लाई जब सप्लाई चली जाती है उस समय देते हैं, इसलिए डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, नॉट पॉसिबल। अगला हमारा सवाल है, लेड एसिड सेल में जब इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के लेवल से नीचे हो जाता है तो क्या होगा? डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि प्लेटें जो है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी,
सेल का जीवन कम हो जाता है, लाइफ कम हो जाती है और सेल की कैपेसिटी भी घट जाती है। अगला हमारा सवाल है 11 किलोवोल्ट 433 वोल्ट को स्टेप डाउन करने वाले 3 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर वाले एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में फुल लोड के समय करंट लगभग कितना होगा। देखिए दोस्तों, करना क्या होगा आपको, जो 3 MVA है ना, इसको आप KVA में कन्वर्ट कर लीजिए और ये बनेगा 3000 KVA। ठीक है ना। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो KVA होता है वो हमेशा एक बराबर ही होता है। ठीक है ना। तो बड़ा साधारण सा है इसके लिए कि आप √3 × 11 किलोवोल्ट का इसमें भाग दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना। किलोवोल्ट से किलोवोल्ट कट जाएगा, √3 × 11 करके जब आप इस 3000 को डिवाइड करोगे साथियों, उत्तर आएगा लगभग 160 एम्पियर। ए ऑप्शन के साथ हमें जाना है, ए उत्तर इसका सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि क्रिम्पिंग फिनोमेना किस में होता है। क्रिम्पिंग दोस्तों त्रुटि का नाम है और ये वाट घंटे मीटर में, एनर्जी मीटर में यानी kWh मीटर में होती है। क्या होता है, बिना भार के डिस्क जब घूर्णन करता रहता है तो उसे क्रिम्पिंग एरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आर्मेचर में वाइंडिंग यदि हो तो इक्विलाइजर रिंग की आवश्यकता होगी। दोस्तों समकारी रिंग का काम क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, इसका काम होता है ब्रशों पर स्पार्किंग रहित धारा का एक समान वितरण करना। तो दोस्तों ये एक तो ध्यान रखना, तब काम में लेते हैं जब लेप वाइंडिंग हो। दूसरा, लेप वाइंडिंग में यदि कई सारे ऑप्शन हो जैसे सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, तो ध्यान रखना सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग में इसकी कभी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम इसका तब यूज करते हैं जब मल्टीप्लेक्स लेप वाइंडिंग हो। मल्टीप्लेक्स वेव में भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी दो बातें ध्यान रखें, समकारी रिंग तब लगेगी जब लेप वाइंडिंग हो और वो भी मल्टीप्लेक्स हो, यानी ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स प्रकार की हो। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में ड्यूप्लेक्स डी में दिया हुआ तो है, लेकिन इसके आगे ये नहीं लिखा ना कि ड्यूप्लेक्स लेप है या वेव। यदि यहाँ पर ड्यूप्लेक्स लेप होता ना तो फिर डी ऑप्शन की ओर जाते हम। अगला सवाल वर्ग H का टेम्परेचर पूछा है। तो दोस्तों पूरा कंप्लीट याद रखना, 7 प्रकार के होते हैं, Y, A, E, B, F, H और C, है ना। 90, 105, 120, 130, 155, 180, 130, 155, 180 और 200 से 250 तक, है ना। कितना हुआ, 90, 105, 120, 130 और 130 के बाद में है 155, है ना, 180, फिर 200, 200 से 50। तो H जो है इसका 155 होगा। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, सॉरी इसके डी ऑप्शन की ओर दोस्तों हमें जाना है। 180 डिग्री होता है, Y, A, E, B और उसके बाद में FHC आता है, सॉरी, है ना। तो ये होगा आपका 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 130, 155 और 180 डिग्री। तो H जो है इसका 180 डिग्री होगा, सॉरी डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल है 22 SWG गेज नंबर का कोई तार है, उसका mm में डाया कितना होगा। दोस्तों ये स्टैंडर्ड होता है, याद रखना है। क्यों, क्योंकि जब SWG में संख्या बढ़ती है ना तो mm में संख्या घटती है, इसलिए इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। यानी आप इसको ऐसे याद कभी नहीं रख सकते कि एक SWG में कितने mm होते हैं। तो अभी तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, 0.711 22 SWG के बराबर mm होता है। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ये चिन्ह दिखाया गया है ये किसको संकेत कर रहा है। देखो DC इनपुट है और AC आउटपुट है। DC को AC में करने वाले को क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल है सदिश ग्रुप डेल्टा स्टार 11 ट्रांसफॉर्मर विपरीत दिशा घूर्णन है, लो वोल्टेज साइड विद रेस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज साइड फेज शिफ्ट का मान कितना होगा। तो दोस्तों जब डेल्टा स्टार 11 का हो तो वह 30 डिग्री लीडिंग मानते हैं, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो प्लस का 30 डिग्री मानते हैं। यदि यही सेम होता डेल्टा स्टार लेकिन 1 बजे की पोजीशन होती, यानी डेल्टा स्टार 1 होता, तो 30 डिग्री
माइनस का आता। और इसी तरह से हमारे पास डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार की मैं बात करूं तो 6 बजे की पोजीशन भी होती है और 12 बजे की पोजीशन भी होती है, यानी स्टार स्टार और जीरो करें। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं। आप थ्योरी की क्लास भी लगी हुई है, उसको भी ज़रूर देखें। अगला सवाल है कि 11 किलो वोल्ट ओब्लिक 433 वोल्ट का एक ट्रांसफॉर्मर है, उसमें जो ऑयल है उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान कितना होगा। 30 किलो वोल्ट से अधिक होता है ट्रांसफार्मर ऑयल की ब्रेकडाउन वोल्टेज। अगला सवाल है कि 11 किलो वोल्ट 433 वोल्ट का एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिसमें 105 की सीटी लगी हुई है और सीटी जो है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से जुड़ी हुई है और सीटी की जो सेकेंडरी है उसमें 5 एम्पीयर करंट है। बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर केवीए लोड कितना है। देखो दोस्तों, केवीए लोड का मतलब होता है हमेशा कि सेकेंडरी साइड पर भार कितना है। अब सेकेंडरी साइड में वोल्टेज तो देखो 433 है, 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो √3 VI कर देंगे, लेकिन हमें सेकेंडरी साइड की करंट चाहिए। कुल मिलाकर के I2 निकालना है। देखो I2 हम कैसे निकाल सकते हैं, V1 और V2 का मान हमारे पास है तो V2 बटा V1 बराबर I1 बटा I2 होगा ना, यानी सेकेंडरी की वोल्टेज हमारे पास है, प्राइमरी का वोल्टेज हमारे पास है, हमें सेकेंडरी का करंट चाहिए। मतलब हमारे पास यदि प्राइमरी का करंट भी आ जाए तो हो सकता है हम सेकेंडरी का कैलकुलेशन दे दें। अब देखो प्राइमरी का करंट कितना है दोस्तों, साधारण सी बात है, सीटी की सेकेंडरी में 5 एम्पीयर चल रहा है तो ये सीटी इस प्रकार का है जो 100 एम्पीयर को 5 एम्पीयर में कर रहा है। इसका मतलब सीटी प्राइमरी वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है, वहाँ वास्तव में 100 एम्पीयर करंट चल रहा है। कैसे है मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर बताता हूँ, पूरा कंप्लीट ध्यान से देखना, ठीक है। मान लीजिए ये है वो हमारा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है दोस्तों। इस ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड में यहाँ पर 433 वोल्ट आ रहा है, यहाँ का करंट हमें नहीं पता, 3 फेज सप्लाई √3 कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, प्राइमरी साइड में यहाँ पर एक सीटी लगी हुई है और इस सीटी की सेकेंडरी साइड में एक एम्पीयर मीटर लगा हुआ है और वो एम्पीयर मीटर 5 एम्पीयर रीडिंग दे रहा है, ठीक है ना। तो सीटी क्या करती है, करंट को स्टेप डाउन करती है। और 105 का मतलब क्या है कि अगर सीटी की प्राइमरी में 100 एम्पीयर करंट चलेगी तो ये सेकेंडरी साइड में 5 दिखाएगी। सीटी 5 एम्पीयर दे रहा है, इसका मतलब यानी 500 एम्पीयर करंट जो है वो प्राइमरी साइड में है, ठीक है ना। तो आप इसका सेकेंडरी करंट निकाल दीजिए, ठीक है। देखो कितना आएगा मैं बताता हूँ, 11 किलो वोल्ट है और 100 एम्पीयर का करंट है, वोल्टेज 433 वोल्ट हो रहा है। तो दोस्तों करंट बढ़ करके कितना हो जाएगा आप खुद सोच लीजिए। वोल्टेज स्टेप डाउन कर रहा है ना तो करंट स्टेप अप होगा, यहाँ सेकेंडरी करंट आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये आएगा 1906 kVA। तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। कैसे करना है, प्राइमरी साइड की 100 एम्पीयर करंट आपके पास आ गई है, प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट निकाल देना 1.732 × 433 और उस फॉर्मूले से जो आपका करंट आएगा लगभग 2500 एम्पीयर करंट आएगा, ठीक है ना। ध्यान से आप मिलान कर लेना, कोई बात नहीं। 1900 kVA लोड आएगा, सी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल है कि प्रदीप्ति के द्वारा उत्सर्जित फ्लक्स और उसके द्वारा विद्युत खपत का अनुपात क्या कहलाता है। तो ये प्रदीप्ति दक्षता कहलाएगी, ल्यूमन प्रति वाट में होती है। अगला सवाल है किस लैंप में इग्निटर होता है। देखो वैसे तो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो मेटल हैलाइड लैंप जो होता है ना, ये खेल मैदान में स्टेडियम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो इसमें भी इग्निटर होता है और ये एक प्रकार के सोडियम वेपर लैंप का ही दूसरा प्रकार है, हाई लेवल का प्रकार इसको मान सकते हैं, मेटल हैलाइड लैंप होगा। अगला सवाल है कि किसी केबल पर YFY के रूप में डिजाइन किया गया, ये क्या इंगित करता है। देखिए दोस्तों ये 3 कोडिंग है, इसकी स्टार्टिंग में एक और भी हो सकता है और 4 लीटर की कोडिंग भी हो सकती है। यदि स्टार्टिंग में A लिखा हुआ हो तब तो होता है कि वो एल्युमिनियम का है। यदि स्टार्टिंग में A नहीं लिखा हुआ हो, जैसा कि इसमें नहीं लिखा हुआ, तो श्योर है कि ये होता है कॉपर का। अब देखो कॉपर के 2 ऑप्शन है, A और C। तो फिर दूसरा तरीका आता है कि F और Y जो होते हैं ना वो इसका इंडिकेशन देते हैं। A ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। कॉपर कंडक्टर है, PVC का इंसुलेशन है जो कि फ्लैट भी हो सकता है आर्मर टाइप का, और जो आउटर सीथ बाहरी सीथ है वो भी PVC का है।
ठीक है ना, ये इसका संकेत करता है। यानी ए लिखा हुआ है तब तो एल्यूमिनियम होता, यानी बी और डी के साथ जाना था। लेकिन अगर ए नहीं लगा हुआ स्टार्टिंग में तो वो कॉपर होता है, याद रखना। अगला सवाल है शुद्ध इंडक्टिव सर्किट के लिए कौन सा सही है। पहले तो आप अपनी तरफ से ध्यान रखो, फेज अंतर 90 डिग्री और पावर फैक्टर 0 होता है। तो फिर क्या होगा, सब समझ गए होंगे ना, सी होगा। वास्तविक शक्ति जो है वो 0 होती है, क्योंकि वास्तविक शक्ति किलोवाट वाली जो है वो वी आई कोस फाई से होती है। देखो कोस फाई 0 है तो वास्तविक शक्ति 0 होगा ना, सी उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल, कोई सीलिंग फैन है जिसमें 10 पोल है, 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। इसके जो स्पीड सिलेक्टर स्विच है उसको हमने आधे पर सिलेक्ट किया हुआ है। बताइए गति कितनी आएगी। देखो 10 पोल और 60 हर्ट्ज वाले की पहले तो पूरी कैलकुलेट करो स्पीड, तो F इंटू 120 बटा पोल आएगा ना। देखो फ्रीक्वेंसी 60 है, पोल 10 है, कितनी आएगी, लगभग 720 RPM। और इसका आधा यानी 50% कर दो, 360 RPM आएगा, राइट, 360 RPM हो जाएगा। अगला सवाल है कि आपको एक त्रिभुज हमने दिखाया है और इसमें बी जो इंडिकेट किया हुआ है वो एक्टिव पावर है। तो बताइए कौन सा सही है। तो सुनिए ध्यान से, ये होता है रिएक्टिव पावर, ये एक्टिव पावर और ये अपरेंट पावर। यानी ये प्रतिघाती शक्ति, ये वास्तविक शक्ति, ये आभासी शक्ति। यानी ये किलोवाट, ये kVAR और ये kVA। तो ए जो है वो kVAR होगा, बी जो है सी ऑप्शन रहेगा, ए जो है वो kVAR है, बी किलोवाट है और सी जो है वो kVA होता है। अगला सवाल है कि 22.5 किलोवाट 415 वोल्ट 3 फेज का स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इसमें है। ओवरलोड जो है उसकी रेंज कितनी होगी। देखिए दोस्तों 22.5 किलोवाट है ना, 1 HP का मोटर लगभग 1.5 एम्पियर करंट लेता है, लेकिन यदि किलोवाट के हिसाब से करें ना तो लगभग 0.25 एम्पियर होता है। 1.75 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जब इसका आप 22 वाले का देखेंगे तो लगभग 33 एम्पियर करंट आएगा, इसलिए ओवरलोड जो होगा वो 30 से 50 का होगा। डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, 30 से 50 एम्पियर का ओवरलोड इसमें लगेगा। अगला सवाल, नो लोड पर 1100 RPM, फुल लोड पर 1050 RPM मोटर का गति रेगुलेशन कितना है। नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड करना है, 50 बटे 1050 इंटू 100 करना, उत्तर आएगा 4.76%। मिलान करना। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करना, हम आपको दोबारा ज़रूर करवाएंगे। अगला सवाल कि जो स्टैंडर्ड वायर वाले फ्यूज होते हैं उनके कंपैरिजन में HRC को बेटर मानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट के समय जो प्रोटेक्शन होता है ना, HRC से बेटर कोई नहीं दे सकता। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3.7 किलोवाट और 5 HP कोई कृषि पंप है जिसके पावर फैक्टर में सुधार करना है, 0.95 तक उसको लेकर आना है। बताइए kVAR का मान कितना होगा। दोस्तों 2 तरीके हैं kVAR निकालने का, है ना। देखो एक तरीका तो होता है VI sin फाई कर दो, राइट। दूसरा तरीका होता है कि किलोवाट इंटू 10 फाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा 1.13 kVAR। तो फिर मैं ए ऑप्शन के साथ जाना पसंद करूँगा, 2 kVAR करेंगे। कैसे आया वो मैं बताता हूँ, सुनिएगा। देखो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों कि ये जो 0.95 होता है ना, ये कोस फाई का मान होता है, ठीक है। यानी कोस 0.95 है और ये वैल्यू कहाँ आती है, लगभग आप देखना जब कोस 17 डिग्री हो तब। मतलब ये हो गया कि थीटा 17 डिग्री है, तो अब किलोवाट इंटू 10 17 का मान कर देना। किलोवाट इंटू 10 फाई करोगे ना तो वो kVAR के बराबर होता है। किलोवाट कितना 3.7 और 10 17 का मान देखना, 10 17 डिग्री का आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1.3 kVAR आएगा, इसलिए हम 2 kVAR के साथ जाएंगे। अगला सवाल, निम्न में से ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पर कौन सा नहीं होता। देखिए भाई जिस हिसाब से ऑप्शन दिए है ना उस हिसाब से ड्यूटी साइकिल का कोई डिटेल नहीं होता। वेक्टर ग्रुप जरूर होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि डेल्टा स्टार 11 या डेल्टा स्टार 1 या स्टार स्टार 0। इंसुलेशन जरूर लिखा होगा, फ्रेम का साइज जरूर लिखा होगा, तो फिर बी ऑप्शन है ड्यूटी नहीं हो सकता। अगला सवाल,
जब भी आप मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं ना, तो कम से कम आपको रीडिंग लेने के लिए वेट करना होता है, यानी उसके वाइंडिंग के टर्मिनलों पर मेगर लगाया आपने, आपको रुकना पड़ेगा। कितना? लगभग दोस्तों 30 से लेकर के 60 सेकंड तक का वेट आपको करना चाहिए, तब जाकर प्रॉपर रीडिंग मिलती है। इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे कि लगभग हमें 1 मिनट के लिए वेट करना चाहिए, तब जाकर प्रॉपर रीडिंग हमें मिलेगा। अगला सवाल बड़ा सिंपल है। 230 वोल्ट को 6 वोल्ट में स्टेप डाउन करने वाले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में हमने 110 वोल्ट ही दिया, बताइए सेकेंडरी साइड कितना मिलेगा? सिंपल सी बात है, 230/6 करो, ठीक है ना। ये कितना कम कर रहा होगा इस हिस्से को, उतना ही उसमें भाग दे देना 110 में, उत्तर आ जाएगा। उत्तर आएगा 2.86 वोल्ट। ध्यान रखना, लगभग 3 मत कर देना, 3 तब आता जब 115 वोल्ट देते, ठीक है ना। तो 2.86 वोल्ट आएगा। भी 230 को 6 में बदलता तो 110 को कितने में बदलेगा? फिर 2.86 वोल्ट में बदलेगा। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल है, XLPE केबल, पूरा नाम होता है दोस्तों क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर पूछा है तो लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग ये अच्छा वर्क करती है। और अगला सवाल कि कौन सी लॉस फ्रीक्वेंसी के वर्ग पर आधारित है? फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती एडी करंट होता है, फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती जो है वो हिस्टैरिसीस नहीं होता है। बी ऑप्शन होगा, एडी करंट फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है। 3% स्लिप है, 4 पोल 60 हर्ट्ज स्कूल के इंडक्शन मोटर है। रोटर फ्रीक्वेंसी बताइए। तो रोटर फ्रीक्वेंसी S/F होता है, आई थिंक सबको याद ही होगा। तो 3/100 इंटू 60 हर्ट्ज करेंगे तो लगभग 1.8 हर्ट्ज इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 1.8 हर्ट्ज जो है वो इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि कृषि में पानी पंप के उपयोग के लिए 100 HP का एक स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर है, स्टार में इसको चलाएंगे, कौन सा स्टार्टर काम में लोगे? देखिए भाई, कृषि पंप है ना, तो लोड जो है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। भार स्थिर प्रकार का है और स्थिर भार में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर चल जाएगा। VVVF का वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसका उपयोग तब करते जब भार परिवर्तनशील होता, तो लोड के अकॉर्डिंग क्या उसकी स्पीड को मैनेज करना था ना। लेकिन अब तो स्थिर भार है तो मोटर एक स्थिर गति से चलेगी ना, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पर्याप्त है। हालांकि ऑयल इमर्स्ड होना चाहिए, वैसे थोड़ा सा ऑप्शन अधूरा है, पूरा होता तेल से भरा हुआ। ऑयल इमर्स्ड ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ए ऑप्शन के साथ हम जाते। अगला सवाल, गर्म लैंप है, 230 वोल्ट 25 वाट रेटिंग है, लैंप का रेजिस्टेंस बताइए। दोस्तों हम जो इस फॉर्मूले से V²/P से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा हॉट रेजिस्टेंस ही होता है, तो कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा 2130 ओम। अगला सवाल है कि किसी प्लांट में 400 वोल्ट की 3 फेज सप्लाई है, LT लाइन, 10 घंटे लोड चल रहा है। R फेज पर लाइटनिंग लोड है 2.5 किलोवाट का, एक फेज का हो गया ना दोस्तों। Y फेज पर 5 किलोवाट का हीटिंग लोड है ना, क्या बताया? हाँ, हीटर लोड है 5 किलोवाट का। और 3 फेज स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर है, वो भी 5 किलोवाट का। दोस्तों ध्यान रखना, इंडक्शन मोटर हमेशा बैलेंस लोड होता है, इसलिए ये जो रेटिंग उसकी होती है वो एक फेज के द्वारा कंजप्शन की गई पावर होती है, हमेशा याद रखना। इसलिए टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 12.5 किलोवाट। 12.5 किलोवाट का लोड 10 घंटे तक चलता है, तो यूनिट 125 आएंगे। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल, RLC सीरीज सर्किट है, प्रतिरोध 8 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10, इंडक्टिव रिएक्टेंस 4 ओम है। परिपथ की इम्पीडेंस और पावर फैक्टर बताना है। देखो, इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला होगा R² + XC - XL की होल स्क्वायर और अंडर रूट, राइट। 10 में से 4 करेंगे माइनस तो ये आएगा 6, 6 की स्क्वायर करोगे 36, 8 की स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ करके रूट निकालोगे, उत्तर आएगा 10 ओम, ठीक है। पावर फैक्टर कितना आएगा? R/Z करेंगे, R कितना है 8 और Z कितना आया 10, पावर फैक्टर आएगा 0.8। अब देखो C और B में से होगा ना, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर अधिक है तो सीरीज में परिपथ उसी का होगा, इसलिए बी ऑप्शन होगा
10 ओम 0.8 लीडिंग। यदि ये समांतर होता ना तो फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता तो परिपथ इंडक्टिव होता। अगला सवाल है, अंडरग्राउंड केबल में चार्जिंग करंट चलती है, तो ये केबल की कैपेसिटी के कारण चलती है, ध्यान रखना, और ये वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है हमेशा। चार्जिंग करंट बोलते हैं, आवेशन धारा बोलते हैं इसको। अगला सवाल, फेरेंटी प्रभाव किस में होता है? दोस्तों फेरेंटी प्रभाव ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ये तब होता है जब लाइन पर नो लोड हो या लाइटली लोड हो, यानी या तो हल्का भार हो या फिर भार हो ही नहीं तब। और होता क्या है, रिसीविंग एंड पर सेंडिंग एंड की अपेक्षा वोल्टेज अधिक होता है। भारत में उत्पादन वोल्टेज है तो लगभग 11 किलो वोल्ट होता है, नो डाउट डी ऑप्शन है। आगे सवाल किया कि ये कौन सा सर्किट के समान है। देखो ट्रांसफॉर्मर है लेकिन उसकी सेकेंडरी को शॉर्ट किया हुआ है, ये प्राइमरी थी। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में भी ऐसा ही होता है, और रोटर को हम शॉर्ट करके रखते हैं, यानी ये इंडक्शन मोटर के सर्किट के समान है, सी ऑप्शन होगा। क्योंकि रोटर केज टाइप होता है तो शॉर्ट हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी यानी रोटर और स्टेटर के बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, दोनों म्यूचुअल इंडक्शन पर ही आधारित है। ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर की कार्यप्रणाली सेम होती है। अगला सवाल है कि विद्युत ऊर्जा की केबल में तांबा कौन सा होता है? हार्ड ड्रान होगा दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि कठोर खींचा हुआ तांबा जो है ना उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, तो हम केबल में तो तार के रूप में खींचते हैं ना उसको, तो हार्ड ड्रान होना ज़रूरी है। यानी एनिल्ड कॉपर जो है ना उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। जब लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है तो पॉजिटिव प्लेट जो है वो डार्क ब्राउन यानी गहरे भूरे रंग की हो जाती है, चॉकलेट रंग की हो जाती है। अगला सवाल है कि 16 एम्पियर और सी टाइप एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट लगभग कितना है? दोस्तों ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज होता है। 10 किलो एम्पियर आएगा इसका 16 एम्पियर एमसीबी का। अगला सवाल है, माइक्रोमीटर में स्क्रू गेज की रीडिंग आपको दिखाई थी, बताइए मापांक कितना है? दोस्तों ये जो इस साइड पहले देख रहे हो ना आप थिम्बल में, ये वैल्यूएशन इसकी काउंट की जाती है। तो ये 0 था, फिर 0.5, 1, 1.5, 2 और 2.5, यानी ये जो इस साइड का सिचुएशन है वो 2.5 या 2.50 भी बोल सकते हो। फिर हम आते हैं इस ओर, तो 2.5 के बाद में देखिए 35 के बाद में जब आप इनको काउंट करते हैं तो ये है 3, यानी ये हो गए 38, तो ये 0.38 होता है। इसको आप जब जोड़ेंगे तो 2.88 आएगा। बी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। अगला सवाल है, घरों में जो फैन रेगुलेटर होता है ऑर्डिनरी, सामान्य वाला पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो फैन रेगुलेटर होते हैं उसमें ट्रांजिस्टर और डायोड होते हैं। जो पुराने वाला होता है उसमें हाई वाटेज के रेजिस्टेंस होते थे। अगला सवाल है कि रेटेड करंट IN में बी अभिलक्षण MCB का इंस्टेंशन ट्रिपिंग कितनी होती है? दोस्तों ये IN का मतलब है न्यूट्रल के सापेक्ष जब अनबैलेंस करंट हो। न्यूट्रल के सापेक्ष अनबैलेंस करंट जो है इसका 2 टाइम होता है, एक होता है 3 सेकंड का, एक होता है 5 सेकंड का, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि MCB कितने पोल वाली है। बी कैटेगरी है सिंगल पोल की है कि डबल पोल की है, तो 3 से 5 हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल, स्टार में 3 फेज सिस्टम है जिसकी फेज करंट 20 एम्पियर है, सेम सप्लाई पर सेम रेजिस्टेंस डेल्टा में जोड़ दिए, बताइए फेज करंट कितना होगा? देखो स्टार में फेज करंट लाइन करंट बराबर था, 20 एम्पियर हो गया ना, ठीक है। अब डेल्टा में लाइन करंट जो है वो कितना होता है? स्टार की अपेक्षा 3 गुना अधिक, तो डेल्टा में लाइन करंट कितना हो गया? 60 एम्पियर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? डेल्टा में फेज करंट कितना है, तो इसमें √3 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। डी आएगा 34.64 आएगा। अगला सवाल है कि तांबे की रेजिस्टिविटी यदि 1 हो तो एल्यूमिनियम से तुलना करने पर एल्यूमिनियम की कितनी होगी? देखो तांबा जो है उसके कंपैरिजन में एल्यूमिनियम 61% चालक है, यानी यदि कॉपर का 1/1 से 1 आता है तो एल्यूमिनियम का 1/0.6 करेंगे और यह आंसर आएगा 1.67, तो बी ऑप्शन के साथ हम जाना पसंद करेंगे। अगला सवाल, मोटर के टर्मिनल UV है और स्टार में वो जुड़ी हुई है, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, जब भी हम वाइंडिंग टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आ रहा है 0, यानी UV VW
और इनका आपस में जब हम देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 0। जबकि अर्थ के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो 200 मेगा ओम से भी अधिक आया है। ठीक है, तो दोस्तों ये मोटर बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए भाई, मान लीजिए कि ये है 6 टर्मिनल। ठीक है, तो स्टार जुड़ी हुई का मतलब ये तो हमने श्योरिटी कर दिए ना। तो अब आप इनमें से किसी भी दो के बीच में देखेंगे ना, तो ये देखो सर्किट यहाँ से पूरा बन रहा है, इसलिए मेगर हमेशा 0 रीडिंग ही देता है। कोई दिक्कत नहीं है मोटर में, मोटर बिल्कुल ओके है, क्योंकि अर्थ के साथ रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर आ रहा है। जबकि वाइंडिंग टू वाइंडिंग जो है वो तो 0 बार नहीं है, क्योंकि स्टार में जुड़ी भी है। यदि हम नेम प्लेट स्टार कनेक्शन हटाने के बाद यदि टेस्ट करते और ऐसा होता ना, तो इसका मतलब होता कि वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो गई। अगला सवाल है, वैद्युतिक अग्नि के लिए सबसे सटीक विधि कौन सी है बुझाने के लिए? तो इलेक्ट्रिकल वाले में तो CO2 चलेगा, और ऑप्शन तो है नहीं, आप भी देख रहे होंगे। हाँ, ये एक अलग नियम है दोस्तों, इसको पूरा मैं डायग्राम आपको दिखाना पड़ेगा। वीडियो के लास्ट में आपको मैं 2 डायग्राम दिखाऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना। पहले एक बार इसका आंसर बता देता हूँ। ये सवाल है कि पानी में इलेक्ट्रिकल लाइट फिटिंग करनी है, उसके जो प्रोटेक्शन होते हैं, इंटरनल प्रोटेक्शन बोलते हैं, वो कितने का होगा? 68 नंबर आएगा इसका। मैं डिटेल दिखाऊंगा आपको, 2 क्वेश्चन हो रहे, पहले पूरे कर लेते हैं फिर देखना। और अगला सवाल है CBCT, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो ELCB के जैसा होता है, रेजिडुअल करंट के सिद्धांत पर आधारित होता है। और अगला सवाल है कि नीचे आपको एक हमने कर्व दिखाया है, वो किसका है? देखिए BH कर्व है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है, विद्युत चुंबक के सापेक्ष देखा जाता है। C उत्तर इसका सही रहेगा। साथियों, वैसे तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन ही है, क्योंकि ऐसे तो आपको याद रहता नहीं है। देखिए लैंग्वेज में भी कितना फ़र्क है, 4 लाइन होती है, आपको याद रखना था इसमें, ठीक है ना। ये देखो, सबसे पहला है कि IP42 जो है ये वाटरप्रूफ ल्यूमिनर्स के लिए होती है। IP65 ये वाटरप्रूफ लाइट फिक्सर के लिए होता है। 67 वाटरप्रूफ लाइट फिटिंग के लिए। अब देखो, वाटरप्रूफ लाइट फिटिंग, वाटरप्रूफ लाइट फिक्सर, कितना डिफरेंस है, कोई अंतर नहीं है देखने से। और 68 जो है वो वाटर टाइट लाइटनिंग हो। तो ये 4 इनके लिए रखा गया है, अलग अलग नियम होते हैं। हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था हमसे, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे ना लाइट फिटिंग के बारे में पूछा। तो वैसे तो 67 आना चाहिए था, बट 67 ऑप्शन नहीं है, तो फिर 68 ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। बस दोस्तों, ये थे आज के टोटल 50 क्वेश्चन। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में शायद 51 बोल दिया था। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। कोई आपका सवाल रह गया हो जो आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आगे अपने दोस्तों को भी सेंड ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना।